गजनेत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। ઓડિયન્સમાં જેટલી મેદની બેઠી છે એટલી તાળીઓ નથી સંભળાતી. થેન્ક યુ. ખૂબ સુંદર નૃત્ય કર્યું બાળાઓએ. અરે શું થયું? હજુ ગણેશ વંદનામાંથી બહાર નથી આવ્યા? મન નથી ભરાયું હે ને? તો ચાલો ગણપતિની બીજી એક પ્રાર્થના પણ સાંભળી લઈએ. શબ્દો છે જયદેવ જયદેવ. सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को चोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव। भगति से कोई शरणागत आवे संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव। टांगण वंदिन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे प्रेमे अलंगिन आनंद पूजन भावे वाळिन म्हणे नावा त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या तरुणं त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि गिरिधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम ખૂબ સુંદર, અતીવ સુંદર. ખરેખર તમારું આ સુંદર નૃત્ય નિહાળીને એમ લાગે છે કે ગણેશ ચતુર્થી તો આજે જ છે. સરસ.
કરમાયેલા પુષ્પોમાં પરાગ શોધું છું, સંધ્યા સમયે ઉગતા ચંદ્રને શોધું છું, ગીત ગાયા પછી હું રાગને શોધું છું, અને દર્શક મિત્રો અત્યારે હું આપની તાળીઓને શોધું છું. તો ફરી એક વખત બાળાઓ માટે તાળીઓ. થેન્ક યુ. આપણાથી નાની આ વિદ્યાર્થિનીઓ ભલે ઉંમરમાં ઘણી નાની છે, પરંતુ હવે એ જે ગીત લઈને આવવાની છે તે દ્વારા આપણને આપણી આંતરિક શક્તિઓનો અહેસાસ કરાવશે, આપણને આપણી શક્તિઓ વિશે પરિચય કરાવશે. તો ચાલો નિહાળીએ તેમના આ ગાનને, જેના શબ્દો છે મનુષ્ય તું બડા મહાન હૈ. धरती की शान, धरती की शान तू है प्रभु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे. मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है. तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे. जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे. अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे. मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है. तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है. पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का काल है. निज को तू जान, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे. मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है. तू है अग्नि सावीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले. पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले. गुरु सामतिमान, गुरु सामतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे. मनुष्य
मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान तू है, प्रभु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। વાહ, ક્યા બાત હૈ મિત્રો. આપણે આપણા આ કાર્યની સિદ્ધિ માટે ગણપતિની અર્ચના કરી આપણી ભીતર રહેલી શક્તિનો પરિચય પણ મેળવ્યો. તો પછી આ કાર્યને ઢોલ નગાડા વગાડીને વધાવવાનું તો કેવી રીતે ભૂલાય? જી હા, તમે બિલકુલ સાચું વિચારી રહ્યા છો. આ વિદ્યાર્થીનીઓ આપણી સમક્ષ એક ગરબો લઈને આવી રહી છે. નગાડે સંગ ઢોલ બાજે. अब चल आजा रे थर 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 हाँ कांपे थर थर हाँ डर डर जी से डर अब नाना बागों में बोला बोला रे बोला मोर बदला रे दिल का भूगोल नगाड़े संग ढोल बाजे हाय हाय धम धम हाय नगाड़े संग ढोल बाजे हाय हाय धाय धम धाय हे धिन कड़ाक आजा
ખૂબ સુંદર. બાળાઓના આ સુંદર કાર્યક્રમને વધાવવા અને તેમને પ્રોત્સાહિત કરવા ₹5100નું ઇનામ દેના બેંક તરફથી આપવામાં આવે છે. તો માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રીને નમ્ર વિનંતી કે તેઓ પોતાના વરદ હસ્તે બાળાઓને આ ઇનામ આપે. બાળાઓ સ્ટેજ ઉપર આવે. ખૂબ તાળીઓ. અતિથિ સત્કાર, અતિથિનું સન્માન એ આપણી સંસ્કૃતિ છે. તો આ સંસ્કૃતિને આપણે કેવી રીતે વિસરી શકીએ? તો ચાલો અત્રે પધારેલા મંચસ્થ મહાનુભાવોનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરીએ. મહાનુભાવો, મિત્રો, આ શબ્દનો પ્રયોગ એ વ્યક્તિઓ માટે કરાય છે જેઓએ લગન અને મહેનતથી પોતાની ઉજ્જવળ કારકિર્દી ઘડી છે. તો આવા મહાનુભાવો માટે આ સમયે બે પંક્તિઓ અચૂક યાદ આવે છે કે સફળતા જિંદગીની હસ્તરેખામાં નથી હોતી, ચણાયેલી ઇમારત તેના નકશામાં નથી હોતી. તો હવે આ વિધિ માટે સૌપ્રથમ દેના બેંકના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર શ્રી અશ્વની કુમારને વિનંતી કે તેઓ પુષ્પગુચ્છથી માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલનું સ્વાગત કરે. હવે નાણામંત્રી માનનીય શ્રી સૌરભભાઈ પટેલનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરશે દેના બેંકના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર શ્રી અશ્વની કુમાર. તાળીઓ ક્યાં ગાયબ થઈ જાય છે? ચીફ સેક્રેટરી માનનીય ડૉક્ટર વરેશ સિન્હાનું સ્વાગત પુષ્પગુચ્છ દ્વારા દેના બેંકના ફિલ્ડ જનરલ મેનેજર શ્રી કે.સી. છીપા કરશે. ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાતના ફાઇનાન્સ પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી શ્રી એલ ચુઆંગોનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરશે દેના બેંક ગાંધીનગરના ઝોનલ મેનેજર શ્રી ધનંજય કુમાર. બસ અભી લાસ્ટ
હવે દેના ગુજરાત ગ્રામીણ બેંકના ચેરમેન શ્રી G.K. પાનેરી, ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાતના રૂરલ ડેવલપમેન્ટના સેક્રેટરી અને કમિશનર શ્રી થિરુપુગલનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરશે. હવે અમદાવાદના મેયર શ્રીનું સ્વાગત શ્રી K.C. છીપા કરશે. માફ કરશો, ગાંધીનગરના મેયર શ્રીનું સ્વાગત શ્રી K.C. છીપા કરશે. આમંત્રિત અતિથિઓના સ્વાગત બાદ દેના બેંકના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર માનનીય શ્રી અશ્વની કુમાર, કે જેઓ ગુજરાત રાજ્યની રાજ્યસ્તરીય બેન્કર્સ સમિતિના પણ ચેરમેન છે, 1 જાન્યુઆરી 2013થી તેમણે દેના બેંકમાં ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળેલ છે. તો આપશ્રીને પ્રાસંગિક પ્રવચન માટે આમંત્રિત કરું છું. શ્રી અશ્વની કુમાર. नमस्कार. माननीय मुख्यमंत्री गुजरात श्रीमती आनंदीबेन पटेल, माननीय वित्त मंत्री श्री सौरभ भाई पटेल, माननीय मेयर श्री महेंद्र सिंह राणा साहब, मुख्य सचिव गुजरात श्री वीरेश सिन्हा साहब, क्षेत्र निदेशक भारतीय रिजर्व बैंक श्री P.C. साहू, मंचासीन विशिष्ट अतिथिगण, राज्य सरकार, बैंकों एवं अन्य संस्थाओं से आए वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारीगण, प्रिंट मीडिया एवं समाचार चैनलों से उपस्थित पत्रकार बंधु, भाइयों और बहनों, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति गुजरात, देना बैंक एवं व्यक्तिगत रूप से मैं आप सबका इस समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूं. माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना का राष्ट्रीय उद्घाटन आज दिल्ली में आयोजित किया गया है एवं उसी योजना का गुजरात राज्य स्तरीय उद्घाटन आज यहां आयोजित किया गया है. मैं आप सबका पुनः इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं. माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती आनंदीबेन पटेल का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्तम समय निकालकर इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए अपनी सहमति दी. मैडम, आपके आने से गुजरात राज्य के सभी बैंक कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा. मैं उपस्थित अन्य मंचासीन गणमान्य का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने यहाँ आने से हमें गौरवान्वित किया है. हम आधुनिक बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली के साथ इस ज्ञान के युग में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जबकि हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा बुनियादी बैंकिंग सुविधाओं से वंचित है. इन्हीं वंचित परिवारों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने हेतु प्रधानमंत्री जन धन योजना आज के दिन एक साथ देश भर में प्रारंभ की जा रही है. प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य हर परिवार को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना और इस उद्देश्य से हर परिवार का एक खाता बैंक में खोला जाएगा. बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद ये बहुत बड़ा दायित्व बैंकों के ऊपर आया है कि हर एक व्यक्ति का खाता बैंक में खुले और हम देश की आर्थिक व्यवस्था के सुधार में भागशाली अपना पूरा दायित्व निभाएं. ये स्कीम जनधन योजना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर के रूप में आएगी, जब गांव-गांव का हर व्यक्ति बैंक में खाता खोलेगा और बैंकों की सुविधाएं ले पाएगा. हमें ये पता है कि गांवों की बैंकिंग सुविधा नहीं उपलब्ध होने के कारण अपनी आकस्मिक ज़रूरतों के लिए लोग साहूकारों से अधिक ब्याज दरों पर कर्ज लेते हैं और अपने पूरे जीवन भर इन साहूकारों के चुंगल से नहीं निकल पाते. गांव के अलावा शहरी क्षेत्र में भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो बैंकिंग सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहा है. प्रधानमंत्री जन धन योजना में ऐसे हर लोगों के लिए प्रबंध किया गया है, जिससे कि इस वर्ग के लोग अपना आर्थिक एवं सामाजिक विकास कर सकें. और ये योजना न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी उसी जोश और उल्लास के संग लॉन्च की गई है.
भारतीय रिजर्व बैंक ने 2005 में पहली बार वित्तीय समावेशन के कार्य शुरू किया था। 2009 में एक विस्तृत कार्यक्रम सामने आया था जिसमें ये दिशा दी गई थी कि हर 2000 से अधिक पॉपुलेशन वाले गांवों में शाखाएं खोली जाएंगी और उसके बाद 2000 से नीचे वाली शाखाएं गांवों में शाखाएं खोली जाएंगी। अब तक जून 2014 तक बैंकों ने 6500 गांवों में बैंकिंग सुविधा प्रदान कर दी गई है। गुजरात में मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष है कि जून 2014 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार गुजरात राज्य में 1 करोड़ 22 लाख घरों को, हाउस होल्ड्स को 86 लाख में से 86 लाख घरों के खाते खोल दिए गए हैं। अब हमें बचे 36 लाख घरों में खाते खोलने हैं। ये संख्या बहुत बड़ी नहीं है। मैं अपने बैंकर्स साथियों से, स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें पूरा योगदान दें ताकि जो डेडलाइन है सभी हाउस होल्ड से खाते खोलने, उससे हम बहुत पहले अपना कार्य पूरा कर लें। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय समावेशन में कुछ अन्य मुख्य बदलाव भी किए गए हैं, जिनमें से ग्राम लक्षित कार्यक्रम के बदले परिवार लक्षित करना है। इसके अलावा इस बार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दोनों में ही ये कार्यक्रम लॉन्च करा गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जन की आर्थिक अवस्था को देखते हुए बचत खाते के साथ साथ ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी गई है। सभी को जिनके खाते खुलेंगे उनको बैंकों द्वारा 5000 तक का ओवरड्राफ्ट ऋण की सुविधा दी गई है। 6 महीने तक का खाता ठीक तरह से चलेगा, उसके बाद धीरे धीरे आपकी लिमिट बढ़ा के 5000 तक कर दी जाएगी। प्रथम चरण हमको बहुत ही जल्दी पूर्ण करना है। वैसे लक्ष्य तो अगस्त 2015 का है, पर माननीय प्रधानमंत्री की इच्छा है कि उसको बहुत शीघ्र ही पूर्ण करा जाए। तो हम सबका प्रयास ये रहेगा कि हम लोग सारे हाउस होल्ड में खाते बहुत तीव्र गति से खुलवा लें और समय से इसको पूरा कर लें। दूसरे चरण में इन सभी बचत खातों में बीमा एवं पेंशन योजना कवर की जाएंगी, जो इस चरण के बाद लॉन्च करी जाएगी। जब देश के हर एक व्यक्ति के पास वित्तीय सेवा उपलब्ध होगी तो वह अपनी क्षमता का उपयोग करके किसी भी व्यवसाय कार्य को शुरू कर पाएंगे, जिससे उनकी एवं देश की आर्थिक उत्पादकता बढ़ेगी और इसके फलस्वरूप देश में निवेश भी बढ़ेगा। निवेश से देश का मूलभूत ढांचा मजबूत होगा एवं अधिक से अधिक रोजगार का सृजन भी होगा। इसलिए यह कहना बिल्कुल सही होगा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में जन मन के हित के लिए विचार किया गया है तथा हम सबको तन मन से इसमें कार्य करना है। वित्तीय सेवा प्राप्त करने के लिए बैंकों ने अपनी शाखाओं के अलावा बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स भी लगाए हैं, जो अब तक गुजरात में सभी बैंकों को मिलाकर 5301 बिजनेस करेस्पॉन्डेंट लगे हुए हैं। ये संख्या बढ़ानी है गुजरात में, ताकि लक्ष्य जो है सभी हाउस होल्ड्स के अकाउंट खोलने का वो समय से पूर्ण हो जाए, समय से बहुत पहले पूर्ण हो जाए। मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री ने जब से अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में इस योजना की घोषणा की है, तब से गुजरात में सभी बैंकों ने खाता खोलने के लिए 1916 कैंपों का आयोजन किया है, जिसमें से अब तक करा है, और 2728 कैंप आज गुजरात में सब बैंकों की शाखाएं कर रही हैं। मेरा सभी बैंकर से निवेदन है कि इस योजना के तहत खोले गए खातों में जल्द से जल्द आधार सीडिंग करें, जिससे कि सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे मनरेगा, प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SC एंड ST, जननी सुरक्षा योजना इत्यादि में उपलब्ध सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंच पाए। सब्सिडी के सीधे खाते में जमा होने से लाभार्थियों को उनका पूरे सब्सिडी मिल पाएगी और वो सब्सिडी का पूरा लाभ उठा पाएंगे। मुझे आशा है कि इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए बैंक, बीमा कंपनी एवं संघ तथा राज्य सरकार के सभी संस्थाएं अपना पूरा योगदान देंगी। मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि आज तक हम सभी ने इस राज्य की प्रगति एवं समृद्धि से संबंधित सभी योजनाओं को पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ काम किया है। वही उत्साह हम यहाँ दिखाएंगे और इस योजना को प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभारी हूँ कि उन्होंने आके इस कार्यक्रम में अपना सहभागिता दी, हमें मार्गदर्शन दिया। माननीय वित्त मंत्री महोदय का मैं शुक्रगुजार हूँ
तथा मंचासीन सभी लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने यहाँ आके हम सबको गौरवान्वित किया है तथा हम लोग का मनोबल बढ़ाया है। मैं आशा करता हूँ और गुजरात सरकार को आश्वासन देता हूँ सभी बैंकर्स की तरफ से कि जो हम लोग को लक्ष्य दिए गए हैं वो हम लोग समय से पहले ही प्राप्त कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। થેન્ક યુ સર. અને હવે માનનીય નાણામંત્રી શ્રી સૌરભભાઈ પટેલને અનુરોધ કરીશ કે આજના કાર્યક્રમને અનુલક્ષીને પોતાના વિચારો આપણી સમક્ષ રજૂ કરે. શ્રી સૌરભભાઈ પટેલ. પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજના ના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે ઉપસ્થિત ગુજરાતના પહેલા મહિલા મુખ્યમંત્રી આદરણીય આનંદીબેન પટેલ, મંચ ઉપર બેઠેલા મુખ્ય સચિવ વરેશ સિન્હાજી, દેના બેંકના ચેરમેન શ્રી અશ્વિની કુમારજી, ગાંધીનગરના મેયરશ્રી, અન્ય મહાનુભાવો અને ઉપસ્થિત ભાઈઓ અને બહેનો, સર્વાંગી વિકાસ એ જ મંત્ર આપણા આદરણીય નરેન્દ્રભાઈનો વર્ષો સુધી રહ્યો હતો. આજે ગુજરાતના જ્યારે મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે દરેકના ઘરે આવક કેમ વધે એની એમણે કાયમ માટે ચિંતા કરી હતી. અને આજે જ્યારે આપણા દેશના વડાપ્રધાન બન્યા છે ત્યારે સૌથી અગત્યની યોજના જો એમણે 100 દિવસની એમાં જાહેર કરી હોય તો એ આજની પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજના છે. મિત્રો, આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે રૂરલ સેક્ટર હોય, ગામડા હોય, તો ગામડાની અંદર વધારે લાભ કઈ રીતે આપી શકાય, બહેનોને કઈ રીતે આપી શકાય, ખેડૂતોને કઈ રીતે આપી શકાય, કોટેજ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કામ કરનાર લોકોને કઈ રીતે આપી શકાય, પશુપાલનોને કઈ રીતે આપી શકાય. અને એના માટે આપણા આજના મુખ્યમંત્રી આનંદીબેને બી આ વર્ષે બજેટની અંદર ખાસ એવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે જેથી આ બધા જ સેક્ટર્સને આવતા દિવસોમાં વધારે ને વધારે લાભ મળે. પહેલું કામ જો બહેને આવીને કર્યું હોય તો આખા દેશમાં મહિલાઓ માટેનું બજેટ આ વખતે ગુજરાતે પહેલ કરી છે. જેન્ડર બજેટ તરીકે ઓળખાય છે. એટલે મહિલાઓની યોજનાઓ એમણે જુદી પાડી અને મહિલાઓની યોજનાઓ જુદી પાડ્યા પછી એની અંદર કેમ વધારે લાભ અપાય બહેનોને એ બધું જ વિગતવાર ચર્ચા કરી અને યોજનાઓ અમલમાં મૂકી. હું આપને એક બે દાખલા આપીશ. કોટેજ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં સૌથી વધારે કામ કોણ કરે? બહેનો કરતા હોય છે. માનવ કલ્યાણ યોજના દ્વારા સુઈંગ મશીન આપવામાં આવે છે. આ મશીન આપીએ એટલે બહેનોને એમ્બ્રોઇડરી, કાપડ, કંઈ બી કામ કરવું હોય તો કામ કરી શકે છે. ખરીદી કરવા જાય તો નાણાં ન હોય, બહારથી ઉધાર લાવે તો 3% પૈસા આપવા પડે. તો નક્કી શું કર્યું કે કોટેજ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કામ કરનારા બધા લોકો જો ઘરે બેસીને કામ કરતા હોય અને મેળામાં બી માલ વેચતા હોય, આ બધા બહેનોને 1 લાખ રૂપિયા સુધીની બેંકની લોન આપણે અપાવીશું. અને આ બેંકની લોન તો અપાવીશું પણ એની જોડે જોડે 7% વ્યાજ સહાય આપવાના છે. હવે આનો કેટલો લાભ થાય? તમારે માલ વેચવા ના જવું પડે, તમારા ભાવે માલ વેચી શકો, તમે કંઈ બનાવ્યું હોય તે તમે રાખો, પછી 2 મહિના પછી જ્યારે મેળો આવતો એની અંદર તમે માલ વેચી શકો અને તમારે જોઈતો ભાવે ભાવ મળે. એટલે આવી રીતે આવક કેવી રીતે વધે એની ચિંતા કરી છે.
તમે વિચાર તો કરો, મહિલા દૂધ મંડળી માટે એમણે ખાસ આગ્રહ રાખ્યો અને એમના સૌથી શરૂઆતના મુખ્યમંત્રી બન્યા પછીના પ્રવચનમાં મહિલા મંડળીનો વ્યાપ વધારવાનું કીધું. અને આજે પશુપાલનો માટે આ રાજ્ય સરકાર બેન્કોની લોનની બી સગવડ પશુઓ માટે કરે છે, વ્યાજ સહાય આપે છે. એટલે મારો કહેવાનો અર્થ એ હતો કે જે પ્રાયોરિટી સેક્ટર લેન્ડિંગ કહીએ છીએ, વીકર સેક્શનનું જે લેન્ડિંગ કહીએ છીએ, જરૂરિયાત વધારે છે એ વ્યક્તિઓને અહીંયાથી આવતા દિવસોમાં રાજ્ય સરકાર તરફથી નવી નવી યોજના દ્વારા વધારે ને વધારે એ લોકોને બેંકની લોન મળે, સહાય મળે અને રાજ્ય સરકાર એ લોકોને હાથ પકડે એ પ્રમાણેની અમે અહીંયા વ્યૂહરચના કરી છે. અને મને સંપૂર્ણપણે વિશ્વાસ છે કે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી આજે જે યોજના દાખલ કરી છે એ યોજનાનો લાભ છેવાડાના માનવીને મળવાનો છે. પણ ગુજરાતે તો એમનું 10 વર્ષ 12 વર્ષ નેતૃત્વ નીચે આપણે એમના માર્ગદર્શન નીચે આપણે કામ કરતા આવ્યા છે. તો આપણે તો પહેલાં કરવી પડે અને એટલે આવતા દિવસોની અંદર ખૂબ મોટા પાયે આ યોજનાને આપણે સફળ બનાવીએ અને દરેક વ્યક્તિ ઘરેમાં બેસીને કામ કરતો હોય, આવક વધારવાની કોશિશ કરતી હોય, કોઈ બી નાનો વ્યવસાય હોય અને એમને બેંકની લોન સરળતાથી કઈ રીતે મળે, સરકારની યોજનામાં વ્યાજની સહાય કઈ રીતે મળે અને એની આવક કેમ વધે, આ સરકાર અને બેન્કો સાથે મળીને આ ચોક્કસ કામ કરશું. આજે અહીંયા ખૂબ સારું બેન્કો દ્વારા ટૂંકા ગાળાની અંદર અકાઉન્ટ ખોલવાનું જે કામ કર્યું છે તે બદલ હું એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. અને આવતા દિવસોમાં આ જેટલી બેન્કોના અકાઉન્ટો ખોલશે એમાં ગુજરાત બી પહેલ કરે. આ બેન્કોના અકાઉન્ટ મળવાના છે એ નાના વ્યક્તિઓને મળવાના છે અને આ નાના વ્યક્તિઓ કોઈ બી રોજગાર ધંધો કરે તો આ લોકોને વધારે સહાય કેમ મળે એ પ્રમાણે અમારી કોશિશ હશે. ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ. થેન્ક યુ સર. માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીની તીવ્ર ઈચ્છા છે કે ઓડિયન્સમાં સામે નીચે બેઠેલા બાળકો અને કાર્યક્રમમાં ભાગ લેનારી બાળાઓને ફળની વહેંચણી કરે. તો આ બાળાઓમાંથી 5 બાળાઓને કહેવાનું કે બને એટલું જલ્દી સ્ટેજ ઉપર આવી જાઓ, જલ્દીથી. માનનીય શ્રીમતી આનંદીબેનનો બાળકો પ્રત્યેનો પ્રેમ સાંભળ્યો તો ખરો, પણ આજે જોઈ પણ લીધો. ખૂબ બધી તાળીઓ, ખૂબ બધી તાળીઓ. માત્ર 5 બાળાઓ. આપણા અમદાવાદને બદનામ કેમ કરો છો? કંજૂસ કહેવાય પણ તાળીઓ જે ફ્રીમાં હોય એમાં બી કંજૂસી.
થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. મળી છે પ્રકૃતિ એવી કે કાયમ સારતી રહે છે, પરાઈ હો કે પોતાની પીડાઓ વહોરતી રહે છે. ગમે તે સ્થાન હો ગુણવાન એના ગુણ નથી તજતા, હો ફૂલવાડી કે ફૂલદાની કળીઓ તો ફોરતી રહે છે. અરે વાહ! આપણા માનનીય પ્રથમ મહિલા મુખ્યમંત્રી એવા શ્રી આનંદીબેન પટેલ માટે આ ઉક્તિઓ કેટલી યથાયોગ્ય લાગે છે, નહીં? ઋગ્વેદમાં એમ કહ્યું છે કે યત્ર નાર્યસ્તુ પૂજ્યંતે રમંતે તત્ર દેવતાહ. ત્યારબાદ ઘણા પરિવર્તનો આવ્યા. ધીરે ધીરે સમાજ પુરુષ પ્રધાન થવા માંડ્યો, મહિલા અબળા થઈ ગઈ, અને આવા સમાજમાં કુટુંબના સહકારથી અને અંગત ધગશથી ભણી કારકિર્દી ઉજ્જવળ કરનાર મહિલાઓમાં માનનીય શ્રીમતી આનંદીબેન એક ઉદાહરણ રૂપ છે. તો માનનીય શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલને નમ્ર વિનંતી કે આપણને તેમના વિચારો પ્રદર્શિત કરે. માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ. પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજનાના શુભારંભ પ્રસંગે ઉપસ્થિત મારા સાથી મંત્રી નાણાં મંત્રી ભાઈ શ્રી સૌરભભાઈ, ગાંધીનગર શહેરના મેયર શ્રી મહેન્દ્રભાઈ, ચીફ સેક્રેટરી શ્રી વરેસિંહા, દેના બેંકના ચેરમેન શ્રી અશ્વિની કુમાર, મંચ ઉપર બિરાજમાન અન્ય સૌ મહાનુભાવો, ઉપસ્થિત સૌ જુદી જુદી બેંકના અધિકારીઓ, લાભાર્થી ભાઈઓ બહેનો અને વાલા બાળકો, 15મી ઓગસ્ટના દિવસે દિલ્હીના લાલ ચોક ઉપરથી આપણા નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું પ્રવચન, અને એ પ્રવચનના શરૂઆતમાં જ જનધન યોજનાની એમણે જાહેરાત કરી હતી કે હું ગરીબમાં ગરીબ વ્યક્તિનું પણ બેંકની અંદર એકાઉન્ટ હોવું જોઈએ. એક પણ વ્યક્તિ દેશમાં બાકી ન રહે, એક પણ પરિવાર દેશમાં બાકી ન રહે કે જેનું પોતાનું ખાતું બેંકની અંદર ના હોય. જાહેરાત થાય અને 28મી સપ્ટેમ્બરના દિવસે એ કાર્યનો આરંભ થાય અને લાભાર્થીના હાથની અંદર બેંકની બુક આપવામાં આવે, એનું કાર્ડ આપી દેવામાં આવે. એટલું ઝડપથી જો દેશમાં કોઈ દેશના વડાપ્રધાન કરાવી શક્યા હોય તો એ પહેલા વડાપ્રધાન છે નરેન્દ્રભાઈ મોદી, કે જેમણે 2 મહિનાની અંદર આ કામનો આરંભ કર્યો છે. કેટલી એમને ગરીબો પ્રત્યેની લાગણી કેટલી છે એ આના ઉપરથી સાબિત થાય છે. મિત્રો, કોઈ પણ ગરીબ બહેન અથવા તો કોઈ પણ ગરીબ પરિવારને માનો કે એ શાકભાજીનો ધંધો કરે છે, તો શાકભાજીના ધંધા કરનારને રોજ 100, 150, 200, 300 રૂપિયા જોઈએ જ. ત્યારે એ શાકભાજી લઈ આવે, લઈને લારીમાં લઈને પછી આજુબાજુના અંદર ફરે અને પછી એ સાંજે કમાઈને 5, 10 કે 25 રૂપિયા કમાઈને આવ્યા હોય અને શાહુકાર પાસેથી પૈસા લઈ આવ્યા હોય તો શાહુકારને 3% વ્યાજ આપો, બાકી વધે 5, 10 રૂપિયા એ આખા દિવસની મજૂરી કર્યા પછી એને 20, 25 રૂપિયા મળતા હોય અને ઘરની અંદર 5, 10 લોકો ખાનાર હોય તો એવું ગરીબ પરિવાર કેવી રીતે પોતાના પરિવારનું ભરણ પોષણ કરી શકે? આ એક પ્રશ્ન વર્ષોના વર્ષોથી આપણને સૌને મૂંઝવતો હતો. એનું સોલ્યુશન એ નરેન્દ્રભાઈ લઈ આવ્યા, દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ લઈ આવ્યા કે હવે તમારું બેંકની અંદર એકાઉન્ટ ખુલશે અને ત્યાર પછી 6 મહિનાની અંદર તમારા બેંકની અંદર 5,000 રૂપિયા મૂકવામાં આવશે. આપ વિચાર કરો, 5,000 રૂપિયા બેંકમાં જમા થશે
તમારે જમા નથી કરાવવાના, બેંક જમા કરાવશે, સરકાર જમા કરાવશે. અને પછી તમારે જે કોઈ પૈસા એમાંથી ઉપાડવાના હોય એ પૈસા એમાંથી તમે ઉપાડો અને એનું જે નોમિનલ વ્યાજ હોય એ વ્યાજ તમે ભરો, જેને કારણે શાહુકારના પંજામાંથી તમે મુક્ત, 3% વ્યાજમાંથી તમે મુક્ત થઈ જશો આની અંદરથી મિત્રો. આવી સુંદર યોજના અને જ્યારે પૂર્ણ રીતે આખા દેશના એકાઉન્ટ ખોલાઈ જશે અને 5,000 રૂપિયા જ્યારે એની અંદર મૂકવામાં આવશે ત્યારે 6,000 કરોડ રૂપિયા એ આવા ગરીબોના હાથની અંદર જવાના છે મિત્રો. 6,000 કરોડ રૂપિયા નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા ગરીબના ઘર સુધી પહોંચવાના છે બેન. એવું જનધન યોજના, ધન હતું, જન પણ હતો, પણ બંનેની વચ્ચેનું જોડાણ નહોતું મિત્રો. બંનેની વચ્ચેનું જોડાણ નહોતું. જેની પાસે ધન હતું એનું તો જુદી જુદી બેંકોમાં કરોડો રૂપિયાના ધન હશે એવું છે, પણ જે જનતા હતી કે જેને 5 રૂપિયા ક્યાંથી લાવવા એ પણ જેને મુશ્કેલ હતું, એવા મુશ્કેલના સમયની અંદર જન અને ધન એ બંનેને જોડવાનું કામ, અને એ પણ બેંકો દ્વારા જોડવાનું કામ એવું છે. હું તો વર્ષોથી આ ક્ષેત્રની અંદર કામ કરું છું. અમારી બહેનને 10,000 રૂપિયા કે 15,000 રૂપિયાની બેંકની લોન લેવી હોય તો કોઈ આપે નહીં એવું છે. કેમ? તો બહેનોના નામે કોઈ સંપત્તિ જ ના હોય, પુરાવા ક્યાંથી મૂકવાના? બેન 10,000 રૂપિયા પાછા ન આપે તો અમારું શું, બેંકોનું શું? બેંકો ઉઠી જાય. પેલા કરોડપતિઓ લઈ જાય છે ને પછી ભરતા નથી, ત્યાં બેંકો નથી ઉઠી જતી. પણ અમારો કોઈ ગરીબ માણસ 10,000 રૂપિયાનું બિલ ના ભરે, લોન ના ભરે તો બેંક ઉઠી જાય મિત્રો. આવી સ્થિતિ. અને ત્યારથી લઈને મારા મગજની અંદર એ ચાલતું હતું કે એવું કેવું ભાઈ, સમાજનું ચિત્ર એવું કે કોઈ બેનના નામે સંપત્તિ હોય, ન ઘર એના નામે હોય, ન કોઈ જમીન એના નામે હોય, તો તમારી બેંકમાં લાવીને મૂકે શું આધાર કે જેને કારણે તમે બેંકમાંથી લોન આપો એવું છે. આ વર્ષો સુધી ચાલતું રહ્યું. અને મને આ તે કહેતા આનંદ થાય છે કે આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર 2001 પછી એક પછી એક એવા કદમ ઉઠાવ્યા કે જેને કારણે બહેનોના નામે પણ સંપત્તિ આવવા માંડી એવું છે. દાખલા તરીકે ગુજરાતની અંદર આવેલા તમામ BPL ફેમિલી કે જેને આપણે ઘર આપ્યું, એમને ચેક આપ્યા, તો એ ચેક એ સીધા એમના બેંકની અંદર જમા થયા અને એમના નામે બેંકની અંદર ખાતું ખોલવામાં આવ્યું. એટલે રાજ્ય સરકારે તો આ કામનો આરંભ વર્ષોથી કરવા માંડ્યો છે. અને એ મકાન પણ બેનના નામે જ મળે, બેનના નામે જ મકાન. અને બેનના નામે મકાન હોય એટલે બેંકમાંથી વધારાની લોન લેવી હોય તો એ આરામથી એ લઈને જાય કે જુઓ મારા નામે બેંકમાં ખાતું પણ છે અને મારા નામે મકાન પણ છે. તો એને 5-10 હજારની લોન જોઈતી હોય તો એ એની અંદરથી લઈ શકે. આ એક કામ આપણે પૂરું કરી દીધું છે. હવે જે એનાથી ઉપલો વર્ગ છે, 16-17 અંકથી માંડીને 21 અંક સુધીના જે કોઈ ગરીબ પરિવારો છે એમને પણ આપણે હવે મકાન આપી રહ્યા છીએ. તો એમાં પણ બેંક એકાઉન્ટ વગેરે આપણે ખોલાવી રહ્યા છે. હવે ફરીથી નહીં ખોલાવવા પડે, કારણ કે હવે બેંક દ્વારા જ ખાતા ખોલાવી રહ્યા છે. એટલે કામ રાજ્ય સરકારનું પણ ઓછું થશે અને બધા સાથે રહીને આ જનતાનું જે લાભાર્થી છે એ લાભાર્થીઓના એને બેંક એકાઉન્ટ મળી જશે મિત્રો. હવે સીધું રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારની જે કોઈ યોજનાઓ છે એ યોજનાઓમાં જે કેશ તમને મળશે એ બધું જ તમારી બેંકની અંદર સીધું જમા થઈ જશે. એટલે વચેટિયાઓની નાબૂદી તો આપણે કરી દીધી હતી, પણ ક્યાંક ક્યાંક વચ્ચે ક્યાંક હતા એ તો 100% હવે નાબૂદ થઈ જશે, કારણ સીધું જ બેંકમાં જમા થઈ જશે. ચેક લેવા જાઓ તો હવે ક્યાંક તો કરવું પડતું હતું ને. હવે બધું નાબૂદ થઈ જશે મિત્રો. એવું તમને સબસિડી મળવાની છે, મળતી હશે તો એ સબસિડી પણ બેંકની અંદર સીધી જમા થઈ જશે. એવું એટલે તમારે હવે કોઈ પણ અધિકારીની પાસે જવાની જરૂર નથી.
કોઈ અધિકારીની પાસે જવાની જરૂર નથી, કોઈ જિલ્લા પંચાયતમાં જવાની જરૂર નથી, કોઈ તાલુકા પંચાયતમાં જવાની જરૂર નથી અને કોઈ મંત્રી પાસે પણ આવવાની જરૂર નથી. એટલું સુંદર એક પારદર્શક વ્યવસ્થા નરેન્દ્રભાઈએ કરી દીધી છે અને એનો લાભ તમને બધાને મળવાનો છે. એનો બીજું આપણે કર્યું ને, હમણાં અમે જ્યારે ચર્ચા કરતા હતા ત્યારે એ પણ કહ્યું છે મારા અધિકારીઓને, સખી મંડળોની આપણે રચના કરી અને સખી મંડળોને પણ બચત બેંક દ્વારા બચતનું ખાતું ખોલાવવામાં આવ્યું. એટલે સખી મંડળોનું પણ બેંકની અંદર ખાતું એકાઉન્ટ ઓપન થયું અને એમને 5,000 રૂપિયાનું રિવોલ્વિંગ ફંડ સીધું બેંકમાં જમા થાય છે અને ત્યાર પછી એ જે કંઈ બચત ભેગી કરે એ પણ એમના એકાઉન્ટમાં જમા થાય છે અને ત્યાર પછી રાજ્ય સરકાર અને બેંક સાથે મળીને 1 લાખ રૂપિયા, 50,000 રૂપિયા યા 2 લાખ રૂપિયાની લોન એ બહેનોને પ્રાપ્ત થઈ રહી છે. પરંતુ આપણી સરકારે એ પણ નક્કી કર્યું કે જો સખી મંડળો બેંકની અંદરથી જ્યારે લોન લે છે ત્યારે જે 12% વ્યાજ આપવું પડે છે એમાં રાજ્ય સરકાર 5% કે 7% આપીએ છીએ આપણે 7%, રાજ્ય સરકાર 7%નું વ્યાજ એ તમારી બેંકમાં સીધું જમા થઈ જશે. તમારે માત્ર 5% જ વ્યાજ ભરવાનું આવે છે. હવે અમારી બહેનોને ખબર નહોતી ભાઈ કે તમે કેટલું વ્યાજ ભરો છો, એ જાણી લેવું જોઈએ. અને અમારી આંગણવાડીની બહેનો એ બેઠી છે અને તમારા દ્વારા જ આ સખી મંડળોની રચના થઈ છે બહેનો, એટલે તમારી પણ જવાબદારી તો છે જ કે એને કેટલું વ્યાજ ભરવું પડે છે એ પણ આપણે એમને સમજાવવું પડે અને બેંક સાથે ટાઈઅપ કરી 7% વ્યાજ રાજ્ય સરકાર, 5% વ્યાજ સખી મંડળ આપે. એટલી બચત એની વધારે થાય અને બચત થાય તો એની અંદરથી પોતાના ઘરની અંદર કંઈનું કંઈ સારું અથવા તો બાળકોને એ શિક્ષણ આપી શકે છે. તો આવી અનેક યોજનાઓ, શિષ્યવૃત્તિની યોજનાઓ, પહેલાં આપણે રોકડ સહાય કરતા હતા, ત્યાર પછી હવે બેંકોમાં ચેક આપીએ છીએ, પણ હવે બાળકોના પણ હવે બેંક એકાઉન્ટ શરૂ થયા છે. એટલે જે કોઈ શિષ્યવૃત્તિ યુવાનોને મળતી હશે, કોલેજમાં મળતી હશે અથવા તો SC ST વગેરેને મળતી હશે, એ બધી શિષ્યવૃત્તિ એના એકાઉન્ટમાં સમયસર જમા થઈ જશે, જેથી કરીને મને મળ્યું કે ના મળ્યું એના કોઈ પ્રશ્નો આપણી સામે આવે નહીં, કારણ એનો અધિકાર છે, એના ખાતાની અંદર એ બધું જમા થઈ જશે બહેનો. બીજું, ધક્કા કેટલા ખાવા પડતા હતા એવું છે, હવે એમાંથી પણ આપણી મુક્તિ થઈ ગઈ. પારદર્શકતા બધાઓની અંદર આપણી આવી ગઈ, જેથી કરીને તમે જે આવવા જવામાં બસના ભાડા, રિક્ષાના ભાડા, એ તો કેટલું બધું બચી જશે એનો વિચાર કરી લો એવું છે. તો એક સારી યોજના જ્યારે શરૂ થાય ત્યારે એ યોજનાને કારણે બીજા ઘણા બધા બેનિફિટ મળતા હોય છે. તો આ બધા બેનિફિટ એની અંદરથી પ્રાપ્ત થવાના છે. એક કામ માટે જિલ્લા પંચાયતની ઓફિસમાં જવું પડે તો આખો દિવસ મજૂરી છોડી દેવી પડે અને ત્યાં જવું પડે, તો એક આખો દિવસ જે મજૂરીનો નહોતા જતા ને એમાં જે 200-250 રૂપિયાનો ઘાટો પડતો હતો એ પણ હવે આને કારણે ઘાટો પડવાનો નથી, કારણ કે એને હવે ચિંતા જ નથી કરવાની. એવું એવી અમારી સગર્ભા માતાઓ કે જેને આપણે પહેલાં 1,800 કે 1,600 રૂપિયા આપતા હતા, હવે આપણે એમાં વધારો કરીને 6,000 રૂપિયા આપણે આપવાની શરૂઆત કરી છે. હવે એ પણ સગર્ભા માતાના બેંકમાં જ જમા થઈ જશે, જેથી કરીને બહેનો એમાંથી પૈસા ઉપાડે અને પોતાને જે કંઈ ખાવું છે પ્રેગ્નન્ટ વુમનને એ એની અંદરથી લાવીને બનાવે અને એક સ્વસ્થ બાળકને જન્મ આપે, એ પણ આની અંદરથી શરૂ થવાનું છે. એ જ રીતે આપણે ટોયલેટ બનાવવા માટેનો જે નિર્ધાર કર્યો છે, તો ટોયલેટ બનાવવા માટે પણ આપણે જે કોઈ હવે પૈસા આપીશું એ બધા જ બેંકની અંદર સીધા જમા થશે, કોઈ જિલ્લા પંચાયતો કે બધાઓને નથી જવાના આવ્યું છે. એટલે સીધું તમારા બેંકની અંદર જમા થશે અને એનો લાભ તમને બધાઓને પ્રાપ્ત થશે. તો આ જનધન યોજના એ નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા ચાલુ કરો, આવ્યા હોય તો ચાલુ કરે જ ભાઈ, એવું છે. તો આપણે નરેન્દ્રભાઈ જ્યારે આમ દેખાય ત્યારે તાલીઓના ગડગડાટથી એમને આપણે સન્માનિત કરીએ. બહેનો ભાઈઓ, આપ સૌને અમારા વતીથી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું અને સમૃદ્ધિના દ્વાર તમારા સુધી જ્યારે પહોંચ્યા છે ત્યારે એનો લાભ ઉઠાવજો.
માનનીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી માટે ખૂબ બધી તાળીઓ. सोनिया चौहान, खराड़ी, महाराष्ट्र। लखनऊ उत्तर प्रदेश के संजय तिवारी। आज ही के दिन देश भर में 80,000 कैंप्स लगाए जा रहे हैं। 1 करोड़ से अधिक खाते खोले जा रहे हैं। हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से विनती है कि कृपया शुभारंभ के तौर पर 5 दंपतियों को एक किट जिसमें रुपे डेबिट कार्ड और पासबुक है उन्हें प्रदान करें। विपिन सुनीता शांडिल्य। महेश निशा। राकेश सुधा शर्मा। अवधेश बबीता सिंह। मजीदुर जहानारा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। ग्लोबलाइजेशन और हाईटेक गैजेट्स के ज़माने में हम दुनिया से पीछे नहीं। इस राष्ट्रीय अभियान में सभी मोबाइल कंपनी, सभी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जुड़े हुए हैं। इसका अर्थ ये है कि यदि आप इन बैंकों के खाता धारक हैं और आपके पास कोई भी जीएसएम मोबाइल है तो आप मोबाइल बैंकिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आम मोबाइल से भी आपका फंड ट्रांसफर हो सकता है, आप अपना बैलेंस जान सकते हैं और अपने अकाउंट का स्टेटमेंट भी जान सकते हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि कृपया बेसिक मोबाइल फोन्स पर मोबाइल बैंकिंग सुविधा राष्ट्र को समर्पित करें। नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म एक क्रांतिकारी मोबाइल बैंकिंग और भुगतान सेवा है जिसका उपयोग किसी भी टेलीकॉम नेटवर्क से बस *99# डायल करके किया जा सकता है। इससे इस्तेमाल करके पैसा ट्रांसफर, खाते में बैलेंस की जांच, मिनी स्टेटमेंट प्राप्ति जैसी सेवाएं पा सकते हैं और बैंक में आधार सीडिंग की स्थिति की जांच भी कर सकते हैं। बैंक अब अपने दूर दराज के ग्राहकों को भी कभी भी कहीं भी बैंकिंग सुविधा प्रदान कर सकते हैं। NUUP भारत सरकार की एक परिकल्पना को साकार कर रही है जिससे सहयोग दे रहे हैं वित्तीय सेवाएं विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, दूर संचार विभाग, भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण, भारतीय बैंक संघ, भारत के समस्त बैंक
और मोबाइल टेलीकॉम ऑपरेटर्स। और इस सुविधा का संचालन नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। NUUP सरकार की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पहल को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और प्रधानमंत्री जन धन योजना को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा ने इस योजना को तराशा, आपके मार्गदर्शन ने इसे और आगे बढ़ाया माननीय, और सबका साथ सबका विकास मंत्र पर आपके अटूट विश्वास ने इस योजना को आज इस शुभ घड़ी तक लाया। इस योजना के हर पहलू को विस्तार से बारीकियों के साथ आपने मॉनिटर किया। आज ये योजना इतने विशाल आकार और मूर्त रूप में देश को समर्पित है, ये आपका सतत मार्गदर्शन ही है माननीय। माननीय, आप राष्ट्र की प्रेरणा हैं। हमारी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया आज के इस ऐतिहासिक, यादगार और गौरवशाली अवसर पर हमें अपना आशीर्वाद दें, हमें राह दिखाएं। मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, वित्त एवं रक्षा मंत्री श्रीमान अरुण जेटली जी, मंत्री निर्मला जी, श्री नृपेंद्र मिश्रा जी, श्री अजीत जी, श्री राजन जी, श्री संधू जी, देश के भिन्न भिन्न राज्यों में साइमल्टेनियस इसी कार्यक्रम में उपस्थित सभी आदरणीय मुख्यमंत्री, सभी आदरणीय मंत्री, सांसद महोदय, देवी और सज्जनों, इस कार्यक्रम को मैं जरा अभी देख रहा था। बहुत सी चीजें मैं अलग तरीके से देख रहा था। आपने देखा होगा जिन्होंने इनाम प्राप्त किया है उसमें ज्यादातर नॉन हिंदी भाषी राज्य के लोग हैं और योजना का नाम उन्होंने हिंदी में दिया है। देखिए, नेशनल इंटीग्रेशन, दूसरा आपने देखा होगा कि जिनके खाते खोले गए, जो कपल आए थे, सभी बहनें फेस्टिवल मूड के कपड़ों में थी, क्योंकि उनके लिए इतना बड़ा हक मिला, उनको बराबर समझ है। उनको पता है कि बैंक का खाता खुलेगा और खुद ऑपरेट कर पाएगी, अपने पैसे वहां जमा होंगे, उससे उसको जीवन में कितनी बड़ी सुरक्षा मिलेगी। उसके लिए इससे बड़ा कोई फेस्टिवल मूड उसका हो नहीं सकता है। ये आज खुशी की बात है कि आज बहुत सारे रिकॉर्ड ब्रेक हो रहे हैं। शायद इंश्योरेंस कंपनी के इतिहास में एक ही दिन में 1.5 करोड़ लोगों का अकस्मात बीमा, दुर्घटना बीमा 1 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति का, शायद इंश्योरेंस कंपनी के जन्म से आज तक कभी नहीं हुआ होगा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। बैंकिंग क्षेत्र के इतिहास में भी एक दिवस में 1.5 करोड़ नागरिकों के खाते खुलना, ये शायद बैंकिंग इतिहास का भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा। और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि जो सरकार में बैठे हैं, भिन्न भिन्न विभागों में काम कर रहे हैं, उनका भी विश्वास प्रस्थापित होने वाला है आज के बाद कि हम जो तय करें वो कर सकते हैं।
और शासन चलता है शासक व्यवस्था में जुड़े हुए लोगों के विश्वास पर, उनको अपने पर विश्वास है, हाँ ये कर सकते हैं। ये एक ऐसा अचीवमेंट है जो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर को नहीं, शासन व्यवस्था में जुड़े हुए हर व्यक्ति के कॉन्फिडेंस को अनेक गुना बढ़ा देगा। और उसके कारण भविष्य में जब भी कोई योजना पर इस प्रकार का मिशन बोर्ड में काम करना होगा तो हम बहुत आसानी से कर पाएंगे, ये विश्वास आज प्रस्थापित हुआ है। भारत सरकार के परंपरा में भी शायद एक साथ 77,000 पर प्लेसेस पर साइमल्टेनियस कार्यक्रम होना, इस प्रकार से एक व्यवस्था को एक विशिष्ट काम के लिए ऑर्गेनाइज करना, एक साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेकर के इतना बड़ा इवेंट करना, ये भी अपने आप में भारत सरकार के लिए ये पहला अनुभव है। वरना सर्कुलर जाते हैं, मीटिंग होती है, फिर जानकारी आती है, तब फिर अच्छा नहीं हुआ, ठीक है फिर से करना। इन सारे परंपराओं से हट करके ये अपने आप में इतना बड़ा अचीव करना, ये सरकार के लिए, सरकारी व्यवस्था के लिए एक सुखद अनुभव। और ये बात सही है कि सफलता नई सिद्धियों को पाने की प्रेरणा बन जाती है। सफलता नई सिद्धियों का गर्भाधान करती है और ये सफलता देश को आगे ले जाने के अनेक विविध जो प्रकल्प है उसको एक नई ताकत देगी। ये आज के इस अवसर से मुझे लग रहा है। इसको सफल करने वाले वित्त विभाग के सभी बंधु, सरकार के सभी बंधु, बैंकिंग सेक्टर के लोग, सभी राज्य सरकारें, वे सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। और हम सब मिलकर के किसी एक गोल को अचीव करना चाहिए तो कितनी आसानी से कर सकते हैं, ये हमें ध्यान में आता है। आप कल्पना कर सकते हैं 1969 में जब बैंकों को नेशनलाइज किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, तो कैसे कैसे सपने बोए गए थे। उस समय के सारे विधान निकालिए, ये सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण गरीबों के लिए होता है ऐसा पूरे देश के गले उतार दिया गया था। लेकिन आजादी के 68 ईयर के बाद 68% लोगों के पास भी ये अर्थव्यवस्था का ये हिस्सा से कोई संबंध नहीं है। और इसलिए लगता है कि जिस मकसद से इस काम का प्रारंभ हुआ था वो वहीं की वहीं रह गई। मैं ये मानता हूं कि जब कोई व्यक्ति बैंक में खाता खोलता है तो अर्थव्यवस्था की जो मुख्य धारा है उस धारा से जुड़ने का उसका एक पहला कदम बन जाता है। आज जो 1.5 करोड़ परिवार या व्यक्ति जो भी जुड़े हैं वे अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में अपना पहला कदम रख रहे हैं। ये अपने आप में देश की आर्थिक व्यवस्था को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता है। आजादी के इतने साल के बाद और जो देश गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अर्थव्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है, अगर उससे वो अछूत रह जाए। मुझे कभी शब्द प्रयोग करना मगा अच्छा तो नहीं, लेकिन मन करता है कि मैं कहूं
ये फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी देश के 40% लोग जो भारत की अर्थव्यवस्था के हकदार नहीं बन पाते, उसके लाभार्थी नहीं बन पाते, तो हम फिर गरीबी को हटाने के काम में सफल कैसे हो सकते हैं? और इसलिए हमारा मकसद है, अगर महात्मा गांधी ने सामाजिक छुआछूत को मिटाने का प्रयास किया तो गरीबी को से मुक्ति पानी है, तो हमें फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी से भी मुक्ति पानी होगी। हर व्यक्ति को फाइनेंशियल व्यवस्था से जोड़ना होगा और उसी के तहत इस अभियान को पूरी ताकत के साथ उठाया है। आज भी गांव गरीब परिवारों में जब जाते हैं तो देखते हैं कि माताएं बहनें बहुत मेहनत करके पैसे बचाती हैं, लेकिन उसको हर बार परेशानी रहती है। अगर पति को बुरी आदतें लगी है, व्यसन की आदत लग गई है, तो उस महिला को चिंता रहती है कि शाम को पैसे कहां छुपाए, कहां रखे, बिस्तर के नीचे रखे, तो वो ढूंढ के निकाल करके भाग जाता है लेकर के। उसको नशे की आदत लगी है। जब खाता खुल जाएगा उन महिलाओं को कितना आशीर्वाद मिलेगा हम लोगों को। और इसलिए बैंकिंग सेक्टर के जिन महानुभावों ने इस काम को किया है, आपने 20 साल नौकरी की होगी, 25 साल नौकरी की होगी, आपने बड़े बड़े मल्टीमिलियनर्स के खाते खोले होंगे, उनको पैसे दिए होंगे, लेकिन शायद आशीर्वाद पाने की घटना आज हुई है कि जब वो महिला खाता खोलेगी, आपको आशीर्वाद देगी और आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। ये छोटा काम नहीं किया है आप लोगों ने, एक ऐसा काम किया है कि जिससे लाखों लाखों गरीब माताओं के आपको आशीर्वाद मिलने वाले हैं। आप कल्पना करें ये कैसी व्यवस्था हमने विकसित की है। मैं किसी पर दोष नहीं देता हूं, मैं आत्मचिंतन कर रहा हूं। हमने कैसी व्यवस्था विकसित की है कि इस देश का अमीर व्यक्ति कम से कम ब्याज से धन पा सकता है। बैंक उसके दुकान बिजनेस हाउस पर जाकर के कतार लगा करके खड़ी होती है कि आप हमारे साथ बिजनेस कीजिए। बिजनेस के लिए आवश्यक होगा, वो कोई गलत करता है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो स्थिति है। और जो गरीब है, जिसको कम से कम ब्याज से पैसा मिलना चाहिए, वो अमीर से 5 गुना ज्यादा ब्याज से पैसे लेता है। वो साहूकार से पैसे लेता है और उसके कारण उसका शोषण भी होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। हर प्रकार से उसके जीवन में संकट पैदा होने का वो कारण की शुरुआत हो जाती है। एक बार साहूकार से पैसे लिए, कभी उस चुंगाल से वो मुक्त नहीं हो पा रहा है और कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति आत्महत्या की ओर चला जाता है, परिवार तबाह हो जाता है। क्या इस देश की इतनी बड़ी बैंकिंग व्यवस्था, इतनी बड़ी फाइनेंशियल सिस्टम, उसका दायित्व तो नहीं है इस विष चक्र से गरीबों को मुक्ति दिलाए? आज गरीबों को विष चक्र से मुक्ति की आजादी का पर्व मैं मना रहा हूं। और 15 अगस्त को जिस योजना की घोषणा की, 15 दिन के भीतर भीतर योजना को लागू किया, परिवारों तक पहुंचने का काम सफलतापूर्वक पूरा हुआ। और आगे चल करके जरा उसकी विश्वसनीयता बनेगी, बैंकिंग व्यवस्था से बनेगी, उसके कारण बैंकिंग सेक्टर भी एक्सपांड होने वाला है। कई नई ब्रांच खुलेगी, कहीं उसके एजेंट तय होंगे, लाखों नौजवानों को इसके कारण रोजगार मिलने वाला है। इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए स्थायी व्यवस्थाएं विकसित होगी। 2000 से ऊपर की जनसंख्या वाले जितने गांव हैं, वहां कोई कोई बैंकिंग दृष्टि से काम आएगा। इवन पोस्ट ऑफिस, आज ईमेल के जमाने में, एसएमएस के जमाने में पोस्ट का अपना क्षेत्र की गतिविधि कम हुई है, लेकिन उसकी व्यवस्थाएं तो वैसी की वैसी हैं। उन व्यवस्थाओं का उपयोग बैंकिंग सेक्टर के लिए किया जाएगा, इन गरीबों के लिए किया जाएगा। तो उसके कारण अपने आप
ऐसी व्यवस्थाएं मिलेगी जिस व्यवस्थाओं के कारण गरीब को गरीबी के खिलाफ लड़ने के लिए एक बहुत बड़ी ताकत मिलने वाली है। और हम सब मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़ते हैं तो गरीबी से मुक्ति मिल सकती है, ये मेरा पूरा विश्वास है। हम हमेशा कहते हैं कि भाई सरकार हो, सरकार की संपत्ति हो, वो गरीबों के लिए है। लेकिन आज वो शब्दों में नहीं, वो हकीकत में परिवर्तित हो रहा है। और उसके कारण आगे चल करके बैंक से उसको 5,000 रुपए तक का कर्ज, और सामान्य मानवी को इससे ज्यादा कर्ज की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको अपने रोजमर्रा का काम के लिए चाहिए। और अनुभव यह है, गरीब व्यक्ति जो बैंक के अंदर संबंध आता है, 99% वो समय से पहले पैसे जमा का है। वो बेचारा हमेशा हर चीज से डरता रहता है। 99 पर उसमें बहनों के पास हो तो 100% पेमेंट कर देती है, 100%। ये बैंकिंग सेक्टर का लोगों का भी अनुभव है। और वो बड़े बड़े लोग, हमें मालूम है क्या होता है। और इसलिए ये सारा प्रयास गरीबों के लिए है, गरीबी से मुक्ति पाने के एक अभियान का हिस्सा है, और उसी के लिए आगे बढ़े। किसी काम को जब तक समय सीमा में बांध करके निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास न किया जाए और पूरी शक्ति को उसमें झोंक न दिया जाए, परिणाम नहीं मिलते हैं। और एक बार ब्रेक थ्रू हो जाए तो फिर गाड़ी अपने आप चलने लग जाती है। आज के इस ब्रेक थ्रू के बाद मैं नहीं मानता ये रुकने वाला है। शुरू में जैसे वित्त मंत्री जी कहते थे 2015 अगस्त तक का कार्य समय चल रहा था। मैंने कहा भाई इस झंडा वंदन से अगले झंडा वंदन तक हमको काम करना है। 15 अगस्त को झंडा वंदन किया और योजना घोषित की, 26 जनवरी को इसको पूरा करें अपन। 15 अगस्त 2015 तक क्यों इंतजार करें। और मैं वित्त विभाग का आभारी हूं, इस डिपार्टमेंट से सभी अधिकारियों का आभारी हूं, बैंकिंग क्षेत्र का आभारी हूं कि उन्होंने इस बीड़ा उठा लिया है और उन्होंने मुझे वादा किया है कि हम 26 जनवरी के पहले इस काम को पूरा करेंगे। आज जो रुपया, ये जो क्रेडिट कार्ड मिल रहा है इन 1.5 करोड़ लोगों को, हम दुनिया के जो पॉपुलर वीजा कार्ड वगैरह हैं उससे परिचित है, विश्व में चलता है। क्या हम लोगों का इरादा नहीं होना चाहिए क्या कि हमारा रुपया कार्ड दुनिया के किसी भी देश में चल सके? इतनी ताकत हमारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उसकी इतनी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आज के इस इवेंट के बाद उसकी पूरी संभावनाएं पैदा होगी। इस देश के 1.5 करोड़ लोग होंगे। जैसे अमीर लोग कोई बड़ी रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं तो अपना कार्ड देते हैं और वो कार्ड में से डेबिट होता है। अब मेरे गरीब के पास भी वो कार्ड होगा, वो भी अपना डेबिट करवाएगा, वो सब्जी बेचता होगा। देखिए ये अमीर और गरीब की खाई भरने का कितना बड़ा इनिशिएटिव है ये। आज गरीब आदमी भी अपने हाथ में जब मोबाइल होता है ना, वो भी दूसरे को अपने आप को बराबर समझता है। उसके पास मोबाइल है, मेरे पास भी मोबाइल है। अब वो उसके बाद भी कार्ड है, मेरे पास भी कार्ड है। इस मिजाज से काम करेगा। एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन इससे आता है और आखिरकार मानसिक रूप से एक पक्का कर लेगा, हां मैं किसी की भी बराबरी कर सकता हूं, तो आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं सकता है उसको, वो आगे बढ़ सकता है। और इसलिए एक स्पेशल स्कीम और भी हम जोड़ रहे हैं आज। 26 जनवरी तक, जिसमें आज जो 1.5 करोड़ लोगों ने किया है उनका भी समावेश होगा। 26 जनवरी तक जो लोग अपने खाते खुलवाएंगे उनको 1 लाख रुपया का अकस्मात बीमा के उपरांत 30,000 रुपये का लाइफ इंश्योरेंस भी मिलेगा। जो परिवार में कोई बीमार हुआ, कोई जरूरत पड़ी तो उसको काम आएगा।
और 26 जनवरी तक ये लाभ मिलेगा। गरीब परिवार को 1,30,000 रुपए का ये व्यवस्था किसी भी गरीब के लिए काम आएगी, उसके परिवारजनों को काम आएगी। और कभी कभी बहुत सी बातें बड़े लोगों को समझ नहीं आती है, लेकिन सामान्य मानवीय अपने बात को बहुत पकड़ लेता है, तेजी से पकड़ता है। जब 15 अगस्त को लाल किले से मैंने इस बात को कहा, दूसरे दिन ज्यादा और उस दिन शाम को भी मैंने कोई टीवी डिबेट में इस बात को सुना नहीं था, नहीं दूसरे दिन अखबार में भी इस बात को मैं ज्यादा मेरे कान पर पड़ी थी, न आंख के सामने आई थी। लेकिन मुझे एक दो सज्जन मिलने आए, तो उन्होंने कहा भाई हमारा ड्राइवर बहुत खुश है। मैंने कहा क्यों? और उसने कहा आज मोदी जी ने 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस दे दिया। गरीब आदमी को चीजों की कितनी समझ है, कितनी तेजी से उन चीजों को पकड़ता है, उसका एक उदाहरण है। विधिवेत्ताओं तो शायद पता नहीं होगा कि 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया गया है, वो एक बहुत बड़ी योजना है। हिंदुस्तान के एक ड्राइवर को, गरीब आदमी को पता है कि उसके भाग्य को बदलने की एक शुरुआत 15 अगस्त को तिरंगा झंडा फहराने के साथ हुई है। यह बात उस तक पहुंच गई है, और यही चीजें हैं जो बदलाव लाती है, और उन बदलाव लाने की दिशा में हमारा प्रयास है। हमारे यहां शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम। यानी सुख के मूल में धर्म यानी आचरण है, लेकिन धर्म के मूल में आर्थिक इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है, और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी के मूल में राज्य का दायित्व है। ये राज्य की जिम्मेवारी है फाइनेंशियल इंक्लूजन की। ये चाणक्य से भी पहले हमारे पूर्वजों ने कहा हुआ है, और इसलिए राज्य अपना दायित्व निभाने का प्रयास कर रहा है कि जिसमें सामान्य व्यक्ति भी, अब आर्थिक स्थिति सामान्य होगी तो उसके जीवन के अंदर सुख और संतोष की स्थिति तक वो पहुंच पाएगा। और इसीलिए हम लोगों का प्रयास है, और मैं मानता हूं कि आज जो ये योजना का आरंभ हुआ है, नौजवानों को रोजगार की संभावनाएं बढ़ने वाली हैं, गरीब आदमी को हाथ में पैसे आएंगे, विष चक्र से बचेगा अपने आप में। और जैसा वित्त मंत्री जी कहते थे, आने वाले दिनों में जो इंडिविजुअल बेनिफिट की जो स्कीम्स हैं, उसका सीधा सीधा लाभ इन बैंक अकाउंट में जाएगा, तो करप्शन के खिलाफ की लड़ाई जो हमारी है, उसमें एक बहुत बड़ा हमारा उपयोगी ये शस्त्र बनने वाला है, जो हमें करप्शन के खिलाफ भी लड़ने की ताकत देगा। बैंक में खाता खोल, वैसे हमारे खास करके हिंदुस्तान और ज्यादातर एशियन कंट्रीज, सदियों से हम लोगों के एक स्वभाव रहा है, हमारे संस्कार रहे, और वो संस्कार है बचत, सेविंग। दुनिया के बाकी देशों में ये प्रकृति नहीं है। वहां तो ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत, कर्ज करो घी पियो। अब वो तो घी पीते नहीं, जो पीते हैं वो पीते हैं, लेकिन ये फिलोसॉफिक लोग, हमारे यहां परंपरा रही है सेविंग। और हमारे देश की एक ऐसी विशेषता, और खासकर एशियन कंट्रीज की ऐसी रही है कि भी अपना ही सोचना ऐसा नहीं है, अपने बच्चों का भी सोचना, आने वाली पीढ़ी का सोचना ही हमारी सदियों जूनी परंपरा रही है। ऐसा नहीं भाई कर्ज करो जियो, बाद में जो आएगा वो भुगतेगा, वो करेगा। वो हम क्रेडिट कार्ड के भरोसे जीने वाले हम लोग नहीं है स्वभाव से। सेविंग हमारी प्रकृति है, और उसके कारण बैंकिंग व्यवस्था अपने आप में लाभ है। लेकिन बैंकों की स्थिति क्या है, मैं अपने जीवन की घटना सुनाना चाहता हूं। मैं मेरे गांव में स्कूल में पढ़ता था, और देना बैंक के लोग हमारे स्कूल में आए थे। तो देना बैंक के लोग, वो कोई मिस्टर बोरा करके थे, मुझे इतना याद है, तो सबको समझा रहे थे, गुल्लक देते थे, ऐसे बचाना चाहिए, पैसा बच्चों ने बचाना चाहिए, वगैरह वगैरह। खाता खोलते थे, हमने भी खुलवा दिया था।
हमको भी एक गुल्लक मिला था, लेकिन हमारा गुल्लक कभी वो वर्जी नहीं रहा, उसमें 1 रुपया कभी पड़ा नहीं, क्योंकि हमारा वो बैकग्राउंड नहीं था कि हम वो कर पाए। अब खाता तो खुल गया, हम स्कूल छोड़ दिए, हम गांव छोड़ दिए, हम बाहर भटकने चले गए, तो वो बैंक वाले मुझे खोज रहे थे। शायद उन्होंने मुझे 20 साल तक खोजा, कहां है ये, और क्यों खोज रहे थे? खाता बंद करने के लिए। वो बोले भाई हर साल ये तुम्हारा नामों को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, कागजी कार्रवाई इतनी करनी पड़ रही है, तुम मुक्ति दो हमको। तो बाद में मुझे पता चला कि खोज रहे हैं, तो मैंने फिर, अब जिन्होंने मुझे खाता खोला तो बेचारे रिटायर्ड भी हो गए थे, खैर मैंने फिर देना बैंक को मुक्ति दे दी। तो वो एक समय था कि खाता बंद करवाने के लिए भी कोशिश की जाती थी। आज खाता खोलने के लिए कोशिश हो रही है, और मैं मानता हूं यहीं से गरीबों की जिंदगी के सूर्योदय का आरंभ होता है। मैं इस काम को करने वाले बैंकिंग सेक्टर के, और आज मैंने एक चिट्ठी लिखी थी, करीब 7 लाख लोगों को मैंने अभी एक ईमेल भेजा था, शायद ये भी किसी प्रधानमंत्री ने काम पहली बार करने का सौभाग्य मिला होगा। बैंक के सभी व्यक्तियों को मेरी चिट्ठी गई है, और मैंने इनसे आग्रह किया है कि ये बहुत बड़ा पवित्र और सेवा का काम है, इसको हमने करना है, और सबने किया। इस बात को जिस प्रकार से बैंकिंग सेक्टर के इस प्रत्यक्ष काम करने वाले लोगों ने उठा लिया है, मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, और मैं आशा करता हूं हमें 26 जनवरी तक इंतजार न करना पड़े। 26 जनवरी से पहले हम लक्ष्य को प्राप्त करें, और देश में आर्थिक छुआछूत का जो माहौल है उससे मुक्ति दिलाएं, ब्याज के विष चक्र से आत्महत्या की ओर जा रहे उन परिवारों को बचा लें, और उनके जीवन में भी सुख का सूरज उगले, इसके लिए प्रयास करें। इसी एक अपेक्षा के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। August 2014, the ramparts of Red Fort, New Delhi. From this historic setting, Prime Minister Narendra Modi made a historic announcement, a financial inclusion initiative of grand proportions. Prime Minister's Jan Dhan Yojana, to bring banking, insurance and pension services to every nook and corner of India. The financial inclusion objectives are clear. 1. Universal access to banking services. 2. Open a bank account for all households. 3. Enable people to access credit. And 4. Extend financial infrastructure to insurance and pension. A program of this magnitude, made possible by harnessing the power of technology. The first technology enabler, eKYC. If a person has Aadhaar, it is as simple as ABC. हेलो Walk into the bank, ઓડિયન્સ give the માં Aadhaar number, દરેકને and provide the વિનંતી કે પોતાની biometrics. જગ્યા The છોડીને ના જાય. fingerprint is the KYC. કાર્યક્રમ હજુ પૂરો નથી થયો. Aadhaar number and fingerprints are verified with UID ઓડિયન્સમાં database. દરેક જણને No further વિનંતી કે verification પોતાની is જગ્યા needed. ઉપર બેસે. Next કાર્યક્રમ comes હજુ Aadhaar બાકી seeding. છે. If one has a bank account and Aadhaar number, one can simply connect the two. Aadhaar seeding means direct benefits transfer of government subsidies and payments like Narega into the beneficiaries' bank accounts. An exciting innovation is the instantaneous issue of PIN-enabled debit card. These desktop printers come with magnetic stripe encoders and EMV-compliant smart card couplers. Cards can be personalized in 30 seconds at the હવે branch itself.
અહીંથી કાર્યક્રમ શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે. Developed by the National Payments Corporation. थैंक यू. एक दुआ मांगते हैं हम अपने खुदा से, चाहते हैं आपकी खुशियां पूरे ईमान से. दिन वो आए सब हसरतें पूरी हो आपकी, और मुस्कुराए आप पूरे दिलो जान से. મિત્રો, એવું નથી લાગતું કે આ પંક્તિઓ માનનીય શ્રી પ્રધાનમંત્રીએ જ આપણા માટે લખી હોય? દેશની તમામ યોજનાઓનો સીધો લાભ, તમામ સવલતો, તમામ સગવડોનો સીધો લાભ દરેક નાગરિક મેળવી શકે તેવી આ યોજનાને અમલમાં મૂકવા માટે માનનીય શ્રી પ્રધાનમંત્રીનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને હવે વિત્તીય સમાવેશન આધારિત એક ફિલ્મ નિહાળીએ. भारत देश है किसानों का, मजदूरों का, मेहनतकश लोगों का, जो अपने अथक परिश्रम और लगन से इस देश की तरक्की की तस्वीर में खुशहाली के रंग भरते हैं. बढ़े देश आगे, जन जन की तकदीर जागे, इसलिए जरूरी है हर परिवार का बैंक में खाता. बैंक वाले कहते हैं खाते में हर समय कुछ पैसे रहना जरूरी है, मगर हर समय ऐसा हो यह संभव नहीं. बैंक पूरे 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से. हर बार इतना दूर कौन जाए? हम यहाँ के रहने वाले नहीं, जब पता का पता नहीं, सबूत कहाँ से लेकर आए? बैंक खाता खोलना चाहती हूँ, पर बैंक वाले इतना सारे कागजात मांगते तो खोल ही नहीं पाती हूँ. जन जन को उसका हिस्सा मिले, देश के आर्थिक विकास से सब जुड़े, इसलिए शुभारंभ हुआ है प्रधानमंत्री जन धन योजना का, जिसके तहत देश के प्रत्येक परिवार में, चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी, कम से कम एक बैंक खाता अवश्य होगा. इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं. देश की आर्थिक संसाधन गरीब के काम आए, इसकी शुरुआत यहीं से होती है. बढ़ते जा तू बढ़ते जा, बैंक की ओर तू कदम बढ़ा, वो रक्षा तेरी पूंजी की जीवन भर की है सुरक्षा. पेश है प्रधानमंत्री जन धन योजना. अब बैंक खाता आसानी से खुलेगा, साथ ही डेबिट कार्ड और 1 लाख के दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा. बढ़ते जा तू बढ़ते जा, बैंक की ओर तू कदम बढ़ा. देशवासियों, अगर बैंक में खाता नहीं है तो आज ही नजदीकी बैंक शाखा या शिविर में या बैंक मित्र से संपर्क करें. बढ़ते जा. इस योजना के तहत अगर किसी के पास आधार कार्ड या आधार नंबर है तो उसे कोई भी अन्य प्रमाण देने की जरूरत नहीं है. पर आधार कार्ड बनने के बाद अगर पता बदल गया हो तो व्यक्ति अपने नए पते को स्वयं प्रमाणित करके दे सकता है. सिर्फ इतना ही नहीं, बैंक खाते में न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता भी नहीं है. तो हुआ ना बैंक खाता खोलना अब बेहद आसान. इससे कई सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि भारत में कहीं भी आसानी से पैसे भेजना, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की राशि सीधे उनके खाते में, पेंशन, बीमा इत्यादि. नवीनतम तकनीक और आधुनिक संसाधनों के जरिए राष्ट्रीय वित्तीय समावेश पूरी तरह डिजिटाइज्ड है. इससे देश के कोने कोने में आधार कार्ड नंबर होने पर KYC के जरिए इलेक्ट्रॉनिक खाते खोले जा सकेंगे घर बैठे. बैंक मित्र और माइक्रो ATM के जरिए बैंक होगा बिल्कुल पास. इसके साथ कोर बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी. ये सब सफल बनाने के लिए देश का संपूर्ण बैंकिंग जगत एकजुट हो गया है. इस तरह देश में एक सशक्त समाज की संरचना होगी और देश की प्रगति को नई दिशा मिलेगी, जिससे विश्व के मंच पर भारत की पहचान और भी मजबूत हो जाएगी. तुम ना ना तुम ना
ना ना ना ना। મિત્રો, અત્યારે મને કહેતા ખૂબ આનંદ થાય છે કે આજના આપણા કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે એટલા બધા લોકો આવ્યા છે કે તેમના માટે બાજુનો હોલ ખોલવો પડ્યો છે. તો આ હાજરી આપવા બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને હવે દેના બેંક દ્વારા પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજનાને અનુલક્ષીને તૈયાર કરવામાં આવેલ લોકગીતની સીડીનું વિમોચન માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી તેમના કરકમળોથી કરશે. सुनो भाइयों सुनो बहनों आओ, आज ही तुम खाता खुलवाओ। सुनो भाइयों सुनो बहनों आओ, आज ही तुम खाता खुलवाओ। થાકી ગયા છો? તાળીઓ નથી સંભળાતી મને. जनधन योजना का लाभ उठाओ, जन जन का होगा उद्धार, ना होगा भ्रष्टाचार। जन जन का होगा उद्धार, ना होगा भ्रष्टाचार। तेरा पैसा તાળીઓનો ગડગડાટ. मेहनत ना होगी बेकार। सुनो भाइयों सुनो बहनों आओ, आज ही तुम खाता खुलवाओ। અને હવે પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજનાનો રાજ્ય સ્તરીય શુભારંભ કરીએ છીએ. અને તે માટે હું આજના આ પ્રસંગના મુખ્ય મહેમાન માનનીય શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલને તેમના વરદ હસ્તે રૂપે કાર્ડ તથા પાસબુકના પ્રતીકનું વિમોચન કરવા વિનંતી કરું છું. सुनो भाइयों सुनो बहनों आओ, आज ही तुम खाता खुलवाओ। सुनो भाइयों सुनो बहनों आओ, आज ही तुम खाता खुलवाओ। प्रगति के पथ पे बढ़ते जाओ, जनधन योजना का लाभ उठाओ। जन जन का होगा उद्धार, ना होगा भ्रष्टाचार। जन जन का होगा उद्धार, ना होगा भ्रष्टाचार। तेरा पैसा तुझे मिलेगा, मेहनत ना होगी बेकार। सुनो भाइयों सुनो बहनों હવે આપણે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત સર્વે મહાનુભાવોના વરદ હસ્તે વિવિધ બેંકોના લાભાર્થીઓને બચત ખાતા કીટનું વિતરણ કરીશું. આ કડીમાં સૌપ્રથમ માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને વિનંતી કે તેઓ લાભાર્થીને બચત ખાતાની કીટ આપે. આ માટે સૌ પહેલા સ્ટેજ ઉપર બોલાવીશ આશાબેન વિનોદભાઈ જખવાડિયા. થોડી ઉતાવળ કરજો. અને તાળીઓ કોન્સ્ટન્ટ વાગવી જોઈએ. દેના બેંકના લાભાર્થી લીલાબેન જગદીશભાઈ પટેલ. સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના લાભાર્થી સુરેખાબેન વસંતકુમાર સોલંકી.
સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના લાભાર્થી શિલ્પાબેન કુંવરસિંહ સોલંકી, બેંક ઓફ બરોડાના લાભાર્થી કોમલબેન રાજેન્દ્રસિંહ ચાવડા, બેંક ઓફ બરોડાના લાભાર્થી હંસાબેન અરવિંદભાઈ પરમાર, દેના ગુજરાત ગ્રામીણ બેંકના લાભાર્થી પાયલબેન રીતેશ કુમાર ભાવસાર, દેના ગુજરાત ગ્રામીણ બેંકના લાભાર્થી કરણસિંહ પોપટભાઈ રાણા, તાળીઓ, બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના લાભાર્થી પુષ્પાબેન મહેન્દ્રકુમાર પટેલ તથા સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના લાભાર્થી પૂનમબેન ચહેરાજી ઠાકોર. માનનીય શ્રીમતી આનંદીબેનનો આભાર. હવે માનનીય નાણામંત્રી શ્રી સૌરભભાઈ પટેલને વિનંતી કે તેઓ આ કીટનું વિતરણ કરે, જેમાં સૌપ્રથમ છાયાબા અનિરુદ્ધ સિંહ ઝાલા, આઈસીઆઈસીઆઈ બેંકના લાભાર્થી રમીલાબેન ચૌહાણ, પંજાબ નેશનલ બેંકના લાભાર્થી સરસ્વતીબેન જયંતિભાઈ પ્રજાપતિ. મને અહીંયા ઊભા રહીને થાક નથી લાગતો, તમને બેસીને તાળીઓ પાડવામાં થાક લાગે. ઓરિએન્ટલ બેંક ઓફ કોમર્સના લાભાર્થી માયાબેન ઘનશ્યામભાઈ વાસુદેવ, કોર્પોરેશન બેંકના લાભાર્થી વાસંતીબેન સાધુ, કેનેરા બેંકના લાભાર્થી રમીલાબેન આર દવે, इंडियन ओवरसीज બેંકના લાભાર્થી મેહરુનિસા મોહમ્મદભાઈ ચૌહાણ, વિજયા બેંકના લાભાર્થી જશીબેન જગદીશભાઈ પરમાર, દેના બેંકના લાભાર્થી ફિરદોસબેન મુસ્તફાભાઈ મારુ, देना गुजरात ग्रामीण बैंकना लाभार्थी युवराज सिंह बालवीर सिंह राठौड़, अमदावादनी पब्लिक बहु कंजूस. एचडीएफसी बैंकना लाभार्थी रमेश जी एस ठाकोर, बैंक ऑफ इंडिया लाभार्थी जागृतिबेन हसमुखभाई पटेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाभार्थी आशाबेन विक्रमसिंह सोलंकी तथा बैंक ऑफ बरोडा लाभार्थी नरेश भाई कालाभाई परमार. थैंक यू.
અને હવે મુખ્ય મહેમાનોનું શાલ અને મોમેન્ટોથી બહુમાન કરીશું, જેમાં સૌપ્રથમ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલનું બહુમાન દેના બેંકના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર શ્રી અશ્વની કુમાર દ્વારા કરવામાં આવશે. આનંદીબેન આપણા માટે આટલું બધું કરે છે અને આપણે એમને તાળીઓ પણ ના આપી શકીએ. અને હવે નાણામંત્રી સૌરભભાઈ પટેલનું બહુમાન પણ શાલ અને મોમેન્ટો આપીને શ્રી અશ્વની કુમારજી કરશે. મિત્રો, કાર્યક્રમના અંતમાં હું સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના ચીફ જનરલ મેનેજર શ્રી A.N. અપૈયાને આભાર વિધિ માટે આમંત્રિત કરું છું. आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल, आदरणीय वित्त मंत्री श्री सौरभ भाई पटेल एवं गांधीनगर के मेयर महोदय महेंद्र सिंह जी राणा, डॉक्टर वरेश सिन्हा मुख्य सचिव गुजरात गवर्नमेंट, श्री चौरंगो साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस, डॉक्टर तिरुपुगढ़ सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, श्री अश्विनी कुमार जी दी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ देना बैंक एवं अन्य वरिष्ठ साथियों और मेरे मित्रों, आज का जो दिन है आधुनिक भारत के जो इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है और ये प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनने के बाद और मुख्यमंत्री जी का भाषण सुनने के बाद मैं गुजरात के सभी बैंकों की ओर से ये आश्वासन करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने 26 जनवरी की तारीख दी, परंतु हम लोग कोशिश करेंगे 31 दिसंबर के पहले ये कार्यक्रम का संपन्न करने का कोशिश करेंगे और बिल्कुल कामयाब भी होंगे. और सभी बैंकों की तरफ से मैं मुख्यमंत्री महोदया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद यहाँ आके इस प्रोग्राम में शामिल हुए और हमें प्रोत्साहन दिया. वित्त मंत्री पटेल साहब को भी मैं धन्यवाद देता हूँ और मेयर साहब को भी धन्यवाद देता हूँ और डॉक्टर वरेश सिन्हा एवं उनके जो अन्य सेक्रेटरी सदस्यों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ. मैं आशा रखता हूँ कि आप लोगों की मार्गदर्शन रहेगी ताकि हम जो 31 दिसंबर की जो डेडलाइन हमने रखा है उसमें हम शामिल हों और हमें पूरी तरह से शासन का प्रोत्साहन मिलते रहे. और मैं अश्विनी कुमार जो क्या है को भी धन्यवाद देता हूँ. इस कार्यक्रम को बहुत कम समय के नोटिस में अरेंज किया है, उसके लिए देना बैंक के जो वरिष्ठ होने की तरह से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ. और ये जो महात्मा मंदिर जो है, यहाँ हमको जो SLBC को ये कार्यक्रम आयोजन करने के लिए हमें अनुमति दी और एवं सब कन्वीनियंस दिया, उसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, SLBC के कन्वीनर जो जनरल मैनेजर श्री KC चिपा और उनके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद. इतनी जो कम समय में इतना बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन किया. और आखिर में सभी नागरिकों को मैं सभी बैंकों के द्वारा धन्यवाद देता हूं और आप लोगों से मैं ये अवलोकन करता हूं कि आप लोग बड़ी मात्रा में बड़ी संख्या में हमारे बैंकों में आएं और खाता तुरंत खोलें ताकि 31 दिसंबर के पहले हम इस मिशन को पूरा कर सकें. धन्यवाद. થેન્ક યુ સર.
આજના આ કાર્યક્રમને આપ સૌએ પોતાનો અમૂલ્ય સમય આપી દીપાવ્યો અને તેને સફળ બનાવવા સહભાગી થયા તે માટે આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અંતમાં એટલું જ કહીશ કે બિંદુઓ ભેગા મળ્યા સિંધુના આકારમાં, ભવ્યતાનું રૂપ છે જોઈ લો સહકારમાં. બસ એટલી સમજ સૌને દેજે પરવરદિગાર, સુખ જ્યારે જ્યાં મળે ત્યાં દેજે બધાનો વિચાર. અસ્તુ. થેન્ક યુ. અને હવે તમામ ઉપસ્થિત મહેમાનોને વિનંતી કે અલ્પાહારની વ્યવસ્થા હોલની બહાર રાખવામાં આવેલ છે, તો ત્યાંથી ફૂડ પેકેટ અને પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજનાનું લિટરેચર શાંતિથી લઈ અને પછી જ જાય. તથા વીઆઈપી અતિથિઓ માટે સિલ્વર હોલમાં આ વ્યવસ્થા રાખેલ છે, તો તે ગ્રહણ કર્યા પછી જ વિદાય લે. થેન્ક યુ.